अमन कुमार सिंह है और मैं पॉलिटी कंटेंट प्लान लेके उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट से हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में क्या रोल है उसका और किस तरीके से चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से हम करते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा एजेंडा क्या है आज का। तो हम पहले तो मैं आपको अपने बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दूँ कि क्या मेरा बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद हमारा प्राइमरी गोल क्या है, हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। उसके बाद किन टॉपिक को हम कवर करेंगे उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपको दूँगा। उसके बाद फिर हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जबलपुर के मॉडल साइंस कॉलेज से किया हुआ है। उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में आ गया। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान मैंने अलग-अलग परीक्षाओं में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लेवल पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो यह मेरा बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद हमारा प्राइमरी गोल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम देखेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट का हमारे एग्जाम में क्या रोल है। यह ना तो सिर्फ पीसीएस या यूपीएससी या वनडे एग्जाम, ये हर जगह इम्पोर्टेंट है। हम अपने इनिशियल स्टडीज में भी देखते हैं पॉलिटी सिविक्स एक सब्जेक्ट होता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है हमारे आसपास की घटनाओं में हमें देखने को मिलता है। और यह इम्पोर्टेंट भी है हमारी शासन प्रशासन के को संचालित करने के लिए। तो हमारे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है यह सब्जेक्ट। और अगर पीसीएस के लेवल पे देखा जाए तो 18 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। यूपीएससी के लेवल पे भी यही चीजें हैं। टीचिंग प्लान के स्तर पे मैंने अपने टीचिंग प्लान को इस तरीके से डिवाइड किया है, क्योंकि पॉलिटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैंने उसको अलग किया है। उसके साथ साथ मैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के दौरान टेस्ट के माध्यम से यह देखना पसंद करता हूँ कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं उसको साथ में लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से हम मेरा टीचिंग प्लान ये है। और आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगा भी आपको कि किस तरीके से कितना टाइम हम एक टॉपिक को देंगे, उसके बाद किस तरीके से टेस्ट के माध्यम से हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए हम आगे अगले टॉपिक में चलते हैं। से पढ़ाई करेंगे। तो टॉपिक की बात करें अगर हम, तो टॉपिक में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक है, उसमें हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि अगर संविधान अगर हमारा बना तो उसके पीछे कुछ उसका इतिहास रहा होगा, कुछ घटनाएं रही होंगी, उनको उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारे संविधान का जो शुरुआती भाग है, प्रियम्बल जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, वह क्या है, वह कैसे प्रस्तावित किया गया, कैसे आया, तो उसके बारे में पढ़िए। उसमें क्या निहित है। जैसा बोला जाता है कि संविधान की आत्मा है, संविधान के आदर्श निहित हैं प्रस्तावना में, तो क्यों बोले जाते हैं, ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं, इस बारे में हम देखेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने अपनी टीचिंग प्लान में एक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, हर एक दो टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाए। उसके साथ मैं आपको उसका एनालिसिस करके दूं, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है यह जानना हो, तो इसका सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हमें पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको किस तरीके से और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके। तो इस लिए हर दो टॉपिक के बाद, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद मैं एक टेस्ट रखूंगा 1 घंटे का, जिसमें टेस्ट के साथ में आपको उसका एनालिसिस भी कराता जाऊंगा। तो प्रियम्बल के बाद टेस्ट। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, या फिर राज्य के नीति निदेशकत्व हो गया, डीपीएसपी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और संविधान में हमारे राइट्स के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या पहले संविधान में थी या बाद में जोड़ी गई? बाद में जोड़ी गई तो क्या ऐसा मुख्य उद्देश्य रहा है जोड़ने का? तो इन सब बारे में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी हम ड्यूटीज हैं। फिर जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे या मूलभूत अधिकार थे, तो फिर मूलभूत कर्तव्य लाने का क्या मकसद था, इन सभी पे बात किया जाएगा। उसके बाद फिर हम 1 घंटे का टेस्ट रखेंगे और फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम
डिस्कस करेंगे और उसके उससे टेस्ट के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि समझ में आया या नहीं। आगे चलते हैं। तो आगे यूनियन, जो हमारा केंद्र है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के बारे में आपने सुना होगा काफी कि केंद्र सरकार में कार्यपालिका है, विधायिका है। तो वहां पे किस तरीके की उसकी कार्य प्रणाली है, कौन कौन सी चीजें हैं, पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत, यूनियन के अंतर्गत हम पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, संसद से रिलेटेड, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होती है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। इसलिए मैंने इसमें अच्छा खासा टाइम भी लिया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद इसका एक छोटा एक घंटे का टेस्ट सेम इसी तरीके, क्योंकि हम संख्यात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, और वहां पे राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का इक्वल बंटवारा किया गया है, एकदम बराबर बांटा गया है। तो राज्य में भी वैसी ही एकदम कार्य प्रणाली है, वैसे ही एक प्रकार से व्यवस्था है, जिसमें राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख, उसके बाद मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है कुछ राज्यों में। तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, क्योंकि एक पैरेलल व्यवस्था है ये राज्य और केंद्र की, दोनों को पढ़ना महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसका एक टेस्ट, क्योंकि केंद्र के बराबर ही मैंने राज्य के लिए भी समय रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पैरेलल व्यवस्था है, सारी चीजें जो केंद्र के स्तर पे होती हैं वही चीजें राज्य के स्तर पे भी, वही प्रणालियां हैं, वही व्यवस्थाएं हैं। तो उसके बारे में विस्तार से जानना है हमें। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं पे वो आपस में परस्पर मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, अगर राज्य कोई कानून बनाता है और केंद्र कोई कानून बनाता है, तो इनके मध्य क्या किस तरीके से संबंध होगा। तो इस बारे में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र और राज्य और फिर लोकल स्तर पे गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है। तो हमारे क्या संविधान में पहले से थी, या फिर बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया। तो जैसा कि आपने सुना होगा, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये लोकल गवर्नमेंट क्या होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, इनको कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, इनके क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज, अब चूंकि हमारे यहाँ केंद्र हो गया, राज्य हो गया, कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे ना तो राज्य का शासन है, ना ही पूर्णतया केंद्र का शासन है। तो जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और हाल ही में 5 अगस्त को हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। तो वो ये क्या है, यूटीज क्या होती हैं और किस तरीके से कार्य करती है। कुछ ऐसे भी हैं जो केंद्र के सरकार के माध्यम से वहां पे शासन चलाया जाता है, या राष्ट्रपति के माध्यम से शासन चलाया जाता है, राष्ट्रपति प्रशासकों के माध्यम से शासन चलाते हैं। तो वो क्या है, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, क्यों उन्हें यूटी का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। तो इस सभी के बारे में, और स्पेशल एरियाज क्या हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें हमने स्पेशल एरिया का दर्जा दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, इस बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। और उसके बाद हम प्रॉपर एक टेस्ट के माध्यम से इन सभी का एक छोटा सा अवलोकन करेंगे कि किस किस तरीके से चीजें हमें समझ आई या नहीं आई। और उस पर फिर अगर नहीं आई तो किस तरीके से उसको समझाया जाए, आपको किस तरीके से क्या चीजें समस्या आ रही है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा इसमें। उसके साथ साथ अन्य टॉपिक जो है उस पे हम बात करेंगे। इस तरीके से अन्य टॉपिक और हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो हमारा भाग 1 है संविधान का, उसके बारे में हम देखेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। अभी हमारे यहाँ 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किए गए, तो उससे उसको लेके काफी वाद विवाद की स्थिति रही है। तो वह क्या है, किस तरीके से संविधान में संशोधन किया गया, क्या नागरिकता संबंधी क्या नियम है, किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है, किस तरीके से नागरिकता छिन सकती है, इन सभी बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर टेस्ट के माध्यम से हम प्रॉपर
डिस्कशन करेंगे, और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्योंकि जो मैंने डिवाइड किया है वो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रावधान है जो संविधान के अंतर्गत हैं। तो फिर हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा ना करके छोटे छोटे स्तर पे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए भी हमने समय को बांटा हुआ है। फिर उसके बाद अंत में एक प्रॉपर 1 घंटे का टेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड, और उसके बाद फिर एक पूरे पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट की देकर हम देखेंगे कि चीजें किस तरीके से जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया आपको, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई। हम जानते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो 1600 ईस्वी में आए, और उसके बाद और आए वो थे व्यापार के पर्पज से, व्यापार के उद्देश्य से। तो पहले तो उन्होंने जो उस समय के मुगल शासक थे उनसे उनसे अनेक प्रकार के प्रावधान के माध्यम से उन्होंने व्यापार की अनुमति ली। फिर धीरे धीरे वो व्यापार के साथ साथ यहाँ पे अपना विस्तारीकरण करने लगे, राजनीति में कदम रखने लगे। तो उस तरीके से देखा जाए तो अ, व्यापार के क्रम के साथ साथ 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, वहां से अंग्रेजों का एक उदय शुरू हुआ। वह यहाँ पे प्रशासनिक रूप से योगदान देने लगे। 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध, और उसके बाद 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, और वहां से ही भारत में संवैधानिक विकास क्रम शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही जो ब्रिटिश शासन है वह कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार दे देता है। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में कि जिन कानूनों और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन करने के लिए संचालित करने के लिए बनाया गया था, वही संवैधानिक विकास क्रम कहलाया हमारा। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे वह यहाँ पे शासन करने लग जाते हैं 1757 के प्लासी युद्ध, और उसके बाद जो हमारा 1764 का बक्सर का युद्ध, और उसके क्योंकि तब 1764 के बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों का बंगाल में शासन हो गया, और वहां से ही एक विकास क्रम शुरू होता है उनके आधिपत्य का, उनके राजनीतिक उदय का। और 1773 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें शासन करने का अधिकार दिया जाता है। तो आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, किस तरीके से उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो हुआ ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण किया गया, और उसके बाद भारत में कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था, जिन्होंने कंपनी को यह अधिकार दे दिया कि अब भारत में जो यहाँ पे भारत में जो कंपनी है उससे रिलेटेड उन्होंने विनियमित करना शुरू किया, और उन्हें अधिकार दिया कि आप भारत में शासन करो। यहाँ पे केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। बंगाल में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और चूंकि इसके पहले जो अंग्रेज थे वो अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो अलग अलग जगहों पे उनके शासक थे। तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था, और एक बड़े क्षेत्र के गवर्नर को ज्यादा पावर दी गई यहाँ पे, और मद्रास और बंबई के गवर्नर को उसके अधीन रखा गया। गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो उसके कार्यकारिणी में उसके चार सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई, जिसमें सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। क्योंकि ब्रिटेन से ये चीजें आई थी। ब्रिटेन में राजतंत्री शासन तो था, लेकिन वहां पे संविधान से संबंधित चीजें थी, इसलिए वहां पे लोकतांत्रिक रूप से यहाँ पे निर्णय लेने के बारे में बात की गई। 1757 के एक्ट से ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। सर एलिजा एम्पे को उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो पहली बार हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ ही की गई। शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा ही यहाँ पे भारत में शासन चलाने हेतु, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को भारत में शासन का अधिकार दे दिया गया, लेकिन शासन चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे भारत में व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामलों को देखते थे। वह भारत में कंपनी के व्यापार को भी संचालित करते थे और राजनीतिक मामलों पे भी ध्यान रखते थे। और इसके साथ साथ इसमें
इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने यह कर दिया कि जो भी यहाँ के लोग हैं, ये कंपनी में नौकरी करने वाले लोग हैं, वह मूल निवासी से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते। क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार ना हो, उनके कंपनी के जो लोग हैं भ्रष्टाचार ना करें, इसके लिए उन्हें रिश्वत या उपहार लेने से रोक दिया गया। तो यह एक बड़ा घटनाक्रम था संवैधानिक विकास में। यहाँ से ही एक शुरुआत होती है और फिर जो कि आगे चल के 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो हमारे संविधान का मूलभूत आधार बनता है और फिर 1950 में हमारा संविधान लागू होता है। तो यह एक हमारा शुरुआत थी भारतीय संविधान के निर्माण की, भारतीय संविधान के विकास की। उसके बाद 1764 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, 1833 का अधिनियम आता है, जहां से ब्रिटिश शासन जो है वह एक प्रकार से कंपनी से शासन का अधिकार छीनने लगता है, व्यापार का जो एकाधिकार था वह भी छीनने लगता है। तो यहाँ से कंपनी का विघटन शुरू होता है और यहाँ पे ब्रिटिश शासन एक प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लगता है भारत में शासन के संदर्भ में। तो यह हमारा एक संवैधानिक विकास क्रम है और इसी को हम आगे अलग अलग एक्ट के माध्यम से पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।